का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं। इनमें ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ। जो बची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूँ? तो भट्टू भट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी और डिटेल निकाली जाए। ये तभी मिल सकती है जब हम मैं चाहूंगा कि नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और इसी का ट्रेलर आज देखने के लिए मिला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भीतर उस समय जब महापंचायत की गई थी। ये महापंचायत क्यों की गई थी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और आखिर इस महापंचायत के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार या बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2027 की राह धामी सरकार के लिए मुश्किलों भरी रहने वाली है। पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज का दिन रहा रविवार के दिन महापंचायत का आयोजन किया गया देहरादून के भीतर, जिसमें विपक्षी दल शामिल थे, तमाम सामाजिक संगठन इसमें शामिल थे और पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों ने अपना समर्थन इस महापंचायत में दिया, क्योंकि इस महापंचायत में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता भी शामिल थे। आज मंच पर अंकिता के माता पिता नजर आए, भावुक हुए, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम किसी से बिकने वाले नहीं हैं। अगर उस वीआईपी के आगे हमारी बेटी अंकिता नहीं झुकी तो हम भी उसके माता पिता हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। अंकिता के माता पिता ने ये कहा कि लोगों को ये लगने लगा कि हम बिक चुके हैं, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी के हाथ बिके नहीं हैं, हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आखिर अंकिता हत्याकांड मामले में वो वीआईपी कौन था, इसका खुलासा सरकार को करना होगा और सरकार की घेराबंदी के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए और वो वीआईपी कौन था उसके खुलासे के लिए आज देहरादून के भीतर महापंचायत की गई थी, जिसमें तमाम विपक्षी दल शामिल थे। सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया था, वो लोग पहुंचे थे यहां पर, क्योंकि सबकी जुबान पर एक बात थी कि वो वीआईपी कौन है। आखिर सत्ताधारी पार्टी सरकार संरक्षण क्यों दे रही है, इसे लेकर भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं अंकिता के माता पिता ने क्या कहा। जब मंच पर वो रहे तब उन्होंने किस तरह से कहा कि हम किसी के हाथ बिके नहीं हैं, जब हमारी बेटी वीआईपी के सामने नहीं झुकी तो हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सुनिए। पंचायत में आने का मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए, और विशेषकर इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि कई लोगों में ये भ्रम था कि 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूँगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूँ? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आँख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी सुनामे के मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की, उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ न पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी, और एक रेनोविस्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा
और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेणु बिष्ट 17 सितंबर 2023 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। तो ये अंकिता के माता पिता हैं, उस बेटी के माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। 2022 में आपको याद होगा, 2022 में ये पूरा मामला सामने आया था। 2022 के बाद से ही ये पूरा केस चल रहा था। 3 दोषी पाए गए थे। विरंत्रा रिजॉर्ट का जो मालिक पुलकित आर्या, उसका दोस्त अंकित और तीसरा दोषी, तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया तब जब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने कुछ ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए और उसमें एक नाम का खुलासा होता है। वो नाम था गट्टू। ये गट्टू नाम सुर्खियों में आया। इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं हुई, खूब राजनीति जो है वो हलचल देखने को मिले सूबे के भीतर। लेकिन ये पूरा मामला हल्का पड़ता नजर आया और शांत होता नजर आया, क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार दबाव में आई, सरकार पर प्रेशर बढ़ा, सरकार ने फिर सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर वो वीआईपी था कौन जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया गया था और अंकिता ने ये बात नहीं मानी थी तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब आज की महापंचायत क्या कहती है और क्यों की गई थी वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ये बात सही है कि सरकार पर दबाव बना तो सरकार झुकी और सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जब महापंचायत में विपक्षी दल शामिल हुए, अंकिता के माता पिता आए और सामाजिक संगठनों द्वारा मंच पर अपनी बात रखी गई, तो उनका एक क्लियर तौर पर यह कहना है कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन मांग ये है कि सीबीआई की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार के दबाव में, बीजेपी के दबाव में सीबीआई भी कुछ भी डिसीजन ले सकती है। निष्पक्ष जांच को लेकर संदेह ये विपक्षी दल भी शुरू से लेकर अब तक जताता रहा है और यही कहना है अंकिता के माता पिता का भी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये पूरी जांच जो है वो होनी चाहिए, तभी हमें संतुष्टि भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमें संदेह है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते कुछ ऐसा फैसला ना दे दिया जाए। अब देखिए, वापस लौटते हैं कि ये पूरा मसला फिर से उठा कैसे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बीजेपी के पूर्व विधायक है सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी है उर्मिला सनावर ने जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस या ऑडियोज वायरल किए थे, ये बातचीत का ऑडियो था उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ के बीच बातचीत का। उर्मिला सनावर ने ये दावा किया था कि सुरेश राठौड़ ने उर्मिला को ये तमाम बातें बताई थी और ये कहा था कि वो वीआईपी जो उस रात आने वाला था विरंत्रा रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए, और ये एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा गया था अंकिता भंडारी से, जिसे मना किया था अंकिता ने, वो वीआईपी जो है गट्टू था। अब ये गट्टू कौन है? देखिए, गट्टू बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं। दिल्ली बीजेपी में भी एक बड़ा पद रखते हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी है। वो समय समय पर संगठन की मीटिंग लेने के लिए भी लगातार देहरादून आते रहे हैं। उन्हीं का नाम गट्टू है, यानी कि पेटनेम उनका गट्टू है। दुष्यंत गौतम का जिक्र किया उर्मिला सनावर ने। वो बातचीत का जब ऑडियो वायरल हुआ था तो उसमें क्लियर हुआ कि ये गट्टू जो है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी को ही गट्टू कहा जाता है, जो कि दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत गौतम पहले चुप रहे, खूब सारे जब ऑडियो वायरल हुए तब जाकर दुष्यंत गौतम ने चुप्पी तोड़ी। वो सामने आते हैं मीडिया के, वो कहते हैं कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद फिर से वो गायब हो गए।
फिर उसके बाद विपक्ष पर निशाना उन्होंने साधा। विपक्ष ने जिस तरीके का आरोप लगाया था दुष्यंत गौतम पर, तो मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाया विपक्ष के खिलाफ। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा दुष्यंत गौतम ने खटखटाया। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन अब आप ये देखिए कि वही दुष्यंत गौतम जो लगातार देहरादून दौड़ लगा रहे थे, दिल्ली से लगातार देहरादून पहुंचते थे, आज वही दुष्यंत गौतम आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आज बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि बीजेपी बखूबी ये समझती है कि दुष्यंत गौतम पर जो टैग लगा है या जो अब आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे एक बड़ा डैमेज हो सकता है बीजेपी को और धामी सरकार को 2027 चुनाव में, और उससे पहले एक छवि खराब हो सकती है पार्टी की दुष्यंत गौतम के जरिए। इसीलिए दुष्यंत गौतम के ना तो आपको फोटोज नजर आएंगे किसी भी बीजेपी के या सरकार के कार्यक्रम में, या फिर वो अब आ ही नहीं रहे हैं किसी भी तरीके की मीटिंग लेने के लिए। तो एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से साइडलाइन कर रही है दुष्यंत गौतम को। अब सवाल ये है कि क्या दुष्यंत गौतम ही वो वीआईपी हैं, क्योंकि उर्मिला सनावर खुले तौर पर दावा करती रही, और अब क्योंकि इसमें पूरे मामले में जांच भी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन महापंचायत करके पहाड़ से लेकर मैदान तक के जो लोग इसमें शामिल हुए थे, वो संदेह यही जाहिर कर रहे हैं कि हमें सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। ये सीबीआई की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए, उनकी निगरानी में होनी चाहिए, तभी जाकर हम संतुष्ट होंगे। अंकिता के माता पिता भी यही बात कह रहे हैं कि दबाव बन सकता है, हमें चाहिए वो वीआईपी कौन था, सरकार उस शख्स को सामने लेकर आए। हालांकि हम आपको ये भी याद दिला दें कि एसआईटी जो जांच कर रही थी, एसआईटी में जो पुलिस वाले थे वो सामने आकर, एसआईटी के लोग आके सामने कहते हैं कि वीआईपी था ही नहीं। यानी कि एसआईटी ने बिल्कुल क्लियर ये कह दिया कि कोई वीआईपी था ही नहीं। अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से एसआईटी ने कहा कि कोई वीआईपी था ही नहीं, तो फिर अंकिता का वो चैट जिसे कोर्ट में भी दिखाया गया था, अंकिता ने जो अपने दोस्त के साथ चैट की थी, उस चैट में इस बात का जिक्र था कि कोई वीआईपी आने वाला था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था, और ये एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट में आने वाला था वो वीआईपी, वो वनंतरा रिजॉर्ट जो कि बीजेपी के ही नेता का था, और उसी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता भंडारी, जो महज 18 साल की थी, पहाड़ से अपना परिवार छोड़कर आई थी, अपना घर छोड़कर आई थी इस उम्मीद के साथ कि कुछ पैसा कमाएगी तो घर का भरण पोषण होगा, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन वो दे पाएगी। लेकिन आप सोचिए, महीने भर भी वो काम नहीं कर पाई। अपनी पहली सैलरी से जो उम्मीद उसने की थी, शायद वो उम्मीद भी उसकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि वनंतरा रिजॉर्ट के ही मालिक के बेटे ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। और यही कारण है कि 3 दोषी जो कि जेल की हवा खा रहे हैं, उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आज भी बना है कि वो वीआईपी कौन था। वो वीआईपी कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी पर बनाया जा रहा था। अब देखिए, सवाल के घेरे में कौन आ रहा है? सवालों के घेरे में आ रही है बीजेपी की विधायक। यमकेश्वर से बीजेपी की विधायक है रेणु बिष्ट। वो शुरू से लेकर अब तक सवालों के घेरे में है। रेणु बिष्ट वो विधायक है, वो बीजेपी की नेता है जो रात में खड़े होकर उस वनिंद्रा रिजॉर्ट के उस कमरे पर उसने बुलडोजर चलवाया, बाकायदा फेसबुक लाइव उसने किया, वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था रेणु बिष्ट को कि वो एक कानूनी तौर पर, कानूनी भाषा में इसे कहते हैं सबूत मिटाना। जब सवाल ये खड़े होने लगे, क्योंकि पहले तो जब वो फेसबुक लाइव कर रही थी, वाहवाही लूट रही थी कि देखो हमने इस वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कानूनी तौर पर ये इसे सबूत मिटाना कहते हैं। तो क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया था? उसी कमरे पर बुलडोजर क्यों चलवाया गया? कौन सा सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी? हालांकि इसे लेकर
ये कहा जाता रहा कि सबूत पहले वहां से ले लिए गए थे, उसके बाद बुलडोजर चलवाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जब शुरू से लेकर अब तक सवालों के घेरे में रही है बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट, तो उससे अभी तक ना तो कोई पूछताछ हुई, ना तो बीजेपी ने कोई एक्शन लिया, ना पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई, ना सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई। यहां तक कि इस पूरे हत्याकांड के बाद भी कई मंचों पर आपको सीएम धामी के साथ कई कार्यक्रमों में मंच साझा करती हुई रेणु बिष्ट नजर आ जाएंगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस वीआईपी को बचाने की कोशिश सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं? क्या उस वीआईपी को बचाने में सरकार लगी है? क्या सरकार के भीतर ही कोई ऐसा इंसान बैठा है, ऐसा शख्स बैठा है जो वो वीआईपी था जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपनी संलिप्तता दिखाई थी? क्या सरकार के अंदर ही कोई वो आरोपी और वो वीआईपी बैठा हुआ है, इसीलिए बार बार सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी की जांच में साफ कह दिया गया कि कोई वीआईपी था ही नहीं। तो फिर अंकिता का चैट क्या कहता है? अंकिता ने क्यों वीआईपी का जिक्र किया था? ये वनंतरा रिजॉर्ट जो देह व्यापार का एक अड्डा बना हुआ था, कई बार ये खुलासे हो चुके हैं, कई ऐसे वीडियोस ऑडियोज सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है, उर्मिला सनावर ने जब खुलासा किया गट्टू के नाम का, तब उसके बाद कई ऐसी चीजें खुलती चली गई जो ये इंडिकेट करता है कि बीजेपी नेता का जो ये रिजॉर्ट था या जो रिजॉर्ट है वो देह व्यापार का अड्डा बना हुआ था। ना जाने कितने ही नेता यहां पर आते थे वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए, और इस बात का खुलासा कई बार हो चुका है और उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये जो वनंतरा रिजॉर्ट है, अगर यहां उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ का अगर राज होता तो वनंतरा रिजॉर्ट कब का तोड़ दिया गया होता। यानी कि दर्शन भारती भी इशारे में ये कह रहे हैं कि सीएम धामी का राज है, यहां पर सीएम धामी की सरकार चल रही है, इसीलिए वनंतरा रिजॉर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो लब्बो लबाब ये कहता है आज इस खबर का कि देहरादून के भीतर जो महापंचायत हुई वो एक बार फिर से ये बताने की कोशिश थी सरकार को, जगाने की कोशिश थी सरकार को कि आप जाग जाइए, आप उठ जाइए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको वो पर्दा हटाना होगा जिस पर्दे के पीछे आपने उस शख्स को छुपा कर रखा है। आपको उस शख्स को सामने लाना होगा, नहीं तो हश्र क्या हो सकता है वो आज की तस्वीर बताती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक की जनता ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है कि 27 में ताकत हमारे हाथ में आने वाली है और हम अपना डिसीजन और फैसला लेना जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2027 से पहले बीजेपी की राह मुश्किलों भरी होती जा रही है। धामी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। भले ही सीबीआई जांच, क्योंकि देखिए सीबीआई जांच सरकार ने कब सिफारिश की, जब सरकार पर प्रेशर बढ़ा, धामी सरकार पर दबाव बना। ये दबाव कैसे बनाया गया? पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोग एकजुट हुए, जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। देहरादून में एकजुट होकर लोगों ने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने सीधा ललकारने की कोशिश की सरकार को कि आपको इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच करवानी होगी। यहां तक कि जब उर्मिला सनावर ने खुलासा किया था पूरे मामले का, गट्टू नाम का जिक्र किया था, दुष्यंत गौतम का नाम उजागर किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसी मसले पर सीएम धामी अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो किसी योजना के लिए पीसी करते हैं। हालांकि पत्रकार जब सवाल पूछने लगे तब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम धामी को घेरा और सवाल पूछा। तब उस दौरान सीएम धामी ये कहते हैं कि कोई भी आकर कुछ भी कह जाएगा तो क्या उस पर भरोसा कर लिया जाएगा। यहां तक कि उस दौरान उर्मिला सनावर खुलासा करने के बाद कुछ दिनों तक गायब हो गई थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि कहां है उर्मिला सनावर। तब सीएम धामी ने यह कहा था कि मुझे तो नहीं पता,
लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि उर्मिला कहाँ है तो आप पकड़ कर लेकर आ जाइए। अब उनका ये बयान बताता है कि सरकार कितनी लाचार हो चुकी है, कितनी लाचार हो चुकी है कि सरकार को ये तक नहीं पता कि कौन सा शख्स खुलासा करने के बाद कहां चला गया, और यहां उल्टा पत्रकारों से ये कहा गया कि आप पकड़ कर लेकर आ जाइए, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। ये साफ जाहिर करता है कि सरकार सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि उर्मिला सनावर ने इस बात का भी खुलासा किया कि उर्मिला सनावर ने सीएम धामी को फोन किया था बकायदा उसी दौरान जब वो गायब हो गई थी। उस दौरान सीएम धामी का फोन आया था उर्मिला सनावर को, ये दावा किया उर्मिला सनावर ने, और उसी दौरान पीसी करते हैं सीएम धामी और वो कहते हैं कि हमें तो नहीं पता उर्मिला सनावर कहां है, आप पकड़ कर ले आइए। ये सब कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। वीआईपी कौन था ये सरकार जानती है, सत्ता पक्ष जानता है, और सत्ता पक्ष के भीतर ही कोई ऐसा बैठा है जो वो वीआईपी है, लेकिन सरकार उसे बचाने की, छुपाने की कोशिश कर रही है। ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी, सामाजिक संगठनों की तरफ से भी, और अंकिता भंडारी के माता पिता भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण उन्हें सत्ता पक्ष का मिल रहा है, तभी अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। क्योंकि 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 चल रहा है और अब तक इस सवाल का जवाब सरकार नहीं ढूंढ पाई है। यही कारण है कि 27 की राह बीजेपी सरकार के लिए, उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए मुश्किलों भरी, कांटों भरी नजर आ रही है। आपका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे जब भी कोई भी खबर हम आप तक शेयर करें तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। नमस्कार।